नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। करगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने करगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात तथा तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 44वें शतरंज ओलंपियाड ओपन का उद्घाटन भी करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज से शुरू। 20 वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम के 72,000 से अधिक मेगाहर्ट्ज की नीलामी हो रही है। फरवरी 2020 से अब तक किसानों को 3 करोड़ 26 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हुई। भारत की 5 और आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली। देश के विभिन्न हिस्सों में कांवड़ यात्रा आज संपन्न होगी और नीरज चोपड़ा चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हुए। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसके खिलाफ ब्रिटिश शासन ने 1928 में तत्कालीन साउथ इंडियन रेलवे में हड़ताल आयोजित करने पर मुकदमा चलाया था। इस स्वतंत्रता सेनानी ने देश में पहली बार मई दिवस का भी आयोजन किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है एम सिंगरावेलर। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता है सिक्किम में ग्याल सिंह जिले के सुबैया गाउंडर। ये आजादी का अमृत महोत्सव क्विज जो आकाशवाणी द्वारा प्रायोजित किया गया है और इसमें हमें नए और अनजाने और चेहरों को या नायकों को जो हमारे स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनके बारे में हमें इस द्वारा पता चला। और जो भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग क्षेत्र से हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी मिल रही है। तो इससे हमारी देशभक्ति भावना में बढ़ावा मिलती है। इसके लिए आकाशवाणी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 100वां एडिशन इस क्विज इस जिन प्रश्नोत्तरी में हम पहुंच गए हैं, इसके लिए मैं आकाशवाणी को बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 100वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने चटगांव शस्त्रागार हमलावर संस्मरण पुस्तक लिखी थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा।
साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एक रिपोर्ट। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना ने करगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। करगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला और अपने क्षेत्रों पर भारत के फिर से नियंत्रण के साथ समाप्त हुआ था। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में करगिल युद्ध लड़ा था। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल दिवस पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को नमन किया। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। श्री एम वेंकैया नायडू ने 1999 में राष्ट्र की रक्षा करने में अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सवेरे नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा ने करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर युद्ध के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। Soldiers in adverse conditions will always be remembered. Their unparalleled valor and gallantry will continue to inspire generations after generations to dedicate themselves to the cause of the nation. Today, on behalf of the whole House, on my own behalf, I pay glowing tributes to the indomitable spirit and supreme sacrifices of our brave soldiers who went beyond their call of duty to protect our motherland and secure our lives. लोकसभा ने भी करगिल के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। आज संपूर्ण देश हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और विजय प्राप्त की। आज इस अवसर पर हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। करगिल विजय दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने पोर्ट ब्लेयर के बेनेट चौक के ब्रिजगंज सन स्टेशन पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में विजयी होना हमारे लिए गर्व की बात है। इस मौके पर सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के कई पूर्व जवान और अधिकारी उपस्थित थे। आज का संस्कृति संदेश केंद्रित है करगिल विजय दिवस पर। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। पूरे देश में हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1965 और 1971 के युद्धों में हार का सामना करने के बाद पाकिस्तान ने समझ लिया कि युद्ध में भारत से पार पाना उसके वश की बात नहीं है, तो उसने छिपकर हमारी सीमाओं की घुसपैठ का रास्ता अपनाया।
स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर सीमा के पार भेजना जारी रखा और इस घुसपैठ का नाम रखा ऑपरेशन बद्र। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। इसके बाद भारत सरकार ने अपने सैनिकों को भेज ऑपरेशन विजय चलाया और 60 दिन तक चले युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय हुई। विकट परिस्थितियों में लड़े गए इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपना जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए। करगिल विजय दिवस उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। करगिल विजय दिवस पर आइए हम भी उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान किया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। राज्यसभा में आज मूल्य वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर में वृद्धि तथा गुजरात में जहरीली शराब कांड के मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद फिर शुरू हो गई। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति हरिवंश ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने का बार बार आग्रह किया क्योंकि समूचा देश कार्यवाही देख रहा है। उन्होंने सदस्यों को चेतावनी दी कि वे उन्हें विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मजबूर न करें। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में तख्तियां लहराने वाले और कार्यवाही बाधित करने वाले सदस्यों को चेतावनी देते हुए नियम 256 का हवाला देकर हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही पहले 12:20 पर फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही अब जारी है। लोकसभा की कार्यवाही आज कांग्रेस के 4 सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद फिर शुरू हो गई है। डीएमके, वामदल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य प्रश्नकाल के तुरंत बाद 4 सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। कल कांग्रेस के 4 सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्य महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि पर तुरंत चर्चा कराने और 4 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग करने लगे। इस मुद्दे पर डीएमके, वामदल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही अब जारी है। देश भर में फरवरी 2020 से अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। आज लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। देश में अब तक कुल 18 करोड़ 54 लाख आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870
870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो ऑल इंडिया रेडियो पर अभ्यास कार्यक्रम है आपके लिए। अपने सवाल भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 27 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 28 तारीख को गुजरात के साबरकांठा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री चेन्नई के लिए रवाना होंगे, जहां वे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अगले दिन अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री वहां से दोबारा गुजरात के गांधीनगर लौट जाएंगे, जहां वे कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कई की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय में पेश हुई। उनकी पुत्री और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थीं। इससे पहले श्रीमती गांधी के पुत्र और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इसी मामले में 5 दिन तक पूछताछ की गई थी। इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जांच चल रही है। इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये सांसद अपने हाथों में तख्तियां लेकर जीएसटी की दरों और 4 कांग्रेस सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे थे। 5G स्पेक्ट्रम की आज से नीलामी शुरू हो गई है। आम लोगों और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। इसमें 20 वर्ष की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। ये नीलामी निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए की जा रही है। 4G की तुलना में 5G सेवा में करीब 10 गुना अधिक गति और क्षमता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रसार भारती ने 5G प्रसारण मानकों के अनुरूप अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान और रोड मैप विकसित करने के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने बताया कि इस समय दूरदर्शन के पास 23 डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स हैं, जो 19 स्थानों पर काम कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी के नेटवर्क में 123 मेगावाट क्षमता के ट्रांसमीटर हैं, जिनमें 38 डिजिटल मेगावाट ट्रांसमीटर शामिल हैं। गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक में बोटाड में अवैध और नकली शराब मामले की समीक्षा कर रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। इनमें से 22 बोटाड जिले के हैं और 6 अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इस संबंध में 14 से अधिक लोगों के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है और अधिकतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। करगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने करगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित। राज्यसभा 3:42 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 44वें शतरंज ओलंपियाड ओपन का उद्घाटन भी करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज से शुरू। 20 वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम के 72,000 से अधिक मेगाहर्ट्ज की नीलामी हो रही है। फरवरी 2020 से अब तक किसानों को 3 करोड़ 26 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हुई। भारत की 5 और आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली। देश के विभिन्न हिस्सों में कांवड़ यात्रा आज संपन्न होगी और नीरज चोपड़ा चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। भारत के 5 और स्थलों को आर्द्रभूमि यानी रामसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इनमें तमिलनाडु का करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन और पिचवरा मैंग्रोव, मिजोरम में पाला और मध्य प्रदेश में साख्या सागर शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय संघ कांग्रेस से पहले के संगठनों में सबसे शक्तिशाली संगठन यही था। उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगे, जिससे राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि हुई। इसी से राजनीतिक संघों और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ। 1875 में शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना की दिशा में काम करने के लिए द इंडिया लीग की स्थापना की। हालांकि लीग का विघटन हो गया और बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को अपने दोस्त आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसे साझा राजनीतिक आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय लोगों की एकता के लिए बनाया गया था। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कमी पर आपत्ति प्रकट की थी। एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की वकालत की। इंडियन एसोसिएशन ने दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त करने के अभियान का भी नेतृत्व किया। इंडियन एसोसिएशन ने बंगाल और बंगाल के बाहर अन्य कस्बों और शहरों में शाखाएं स्थापित की। समाज के गरीब वर्गों के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए सदस्यता शुल्क कम रखा गया था। एसोसिएशन ने पहले अखिल भारतीय सम्मेलन को प्रायोजित किया, जो 28 से 30 दिसंबर 1883 तक कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाद में 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया। सुनो गो
आज हम स्वतंत्रता सेनानी मालती देवी चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 26 जुलाई 1904 को बिहार में हुआ था। मालती देवी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थीं। शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान वे अपने भावी पति से मिलीं और वे दोनों वर्तमान ओडिशा में स्थानांतरित हो गए। इसके तुरंत बाद नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और मालती देवी चौधरी ने खुद को आंदोलन में झोंक दिया। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कृषक आंदोलन में हिस्सा लिया। भाई स्वतंत्रता के बाद मालती चौधरी ने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में और उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा की भूमिका पर जोर देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण पुनर्निर्माण में वयस्क शिक्षा पर बल दिया। वो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी शामिल हुई। 15 मार्च 1998 को मालती देवी चौधरी का निधन हो गया। भारत की महान बेटी को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। आज हम इस्माइल खान का भी स्मरण कर रहे हैं, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के निवासी थे। उन्होंने 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भाग लिया और ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने और कंपनी राज को उखाड़ फेंकने की कोशिश में लोगों का नेतृत्व भी किया। इस्माइल को मुठभेड़ के दौरान कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और उन पर सरकारी संपत्तियों को लूटने और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान द्वीप समूह ले जाया गया, जहां 26 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शहीद इस्माइल खान को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। ये आकाशवाणी है। भारत के भाला फेंक दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट के कारण बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग नहीं ले पाएंगे। उन्हें अमेरिका के ओरेगॉन में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में चोट लग गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। दिल्ली सहित देश के कई भागों में 13 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा आज संपन्न हो जाएगी। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू हुई है। इस वर्ष की यात्रा में करीब 4 करोड़ कांवड़िए शामिल हुए। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। किस क्रांतिकारी ने चटगांव शस्त्रागार हमलावर संस्मरण पुस्तक लिखी थी? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। करगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने करगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही 3:42 तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार और शुक्रवार को गुजरात तथा तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 44वें शतरंज ओलंपियाड ओपन का उद्घाटन भी करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।